आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ये महाद्वीप की सीरीज हम चलाने वाले हैं 7 महाद्वीपों की। उसमें महत्वपूर्ण पॉइंटों को केवल 10 से 12 मिनट के वीडियो के अंदर हम सारी चीजें समेट करके रख देंगे, जिससे कि आपको पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी के विषय में अधिकतर चीजें पता हो जाएं और आपका अधिकतर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विषय में एक सबसे पहली बात यह है कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। पहला ये कि इसे लैटिन अमेरिका कहा जाता है। लैटिन अमेरिका क्यों कहा जाता है देख लीजिए। लैटिन अमेरिका इसलिए कहा जाता है, ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप के जो आपके प्रशांत महासागर से लगने वाले देश हैं, जैसे चिली है, पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, इन देशों पर स्पेन का शासन रहा, ये स्पेन के उपनिवेश रहे। और जो अटलांटिक महासागर पर खुलने वाले देश हैं, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राजील है, और आपका फ्रेंच गुयाना है, सूरीनाम है, और आपका वेनेजुएला है, ये जो देश हैं ये सब आपके पुर्तगाल के उपनिवेश रहे। पुर्तगाल। तो जब पुर्तगाली और स्पेनी लोग आए तो यहाँ के जो मूल निवासी से रेड इंडियन, उन रेड इंडियनों के साथ इनका जब मिश्रण हुआ, इनकी हाइब्रिड जो प्रजाति बनी, संकर प्रजाति, तो उन्हें कहा जाता है मैजिस्टो। मैजिस्टो, ये जो मैजिस्टो लोग हैं वो या तो पुर्तगाली भाषा को बोलते हैं या स्पेनी भाषा को बोलते हैं। और पुर्तगाली और स्पेनी प्राचीन रोम की भाषा लैटिन से निकल करके आए हैं। तो इस पूरे आपके महाद्वीप की जो भाषा है उसमें प्रभाव है स्पेन और पुर्तगाल का। इसीलिए स्पेन और पुर्तगाल का ओरिजिन है क्या, स्पेनी और पुर्तगाली भाषा के, लातिन भाषा, जो प्राचीन रोम की भाषा होती थी। इसीलिए इस महाद्वीप को लातिन अमेरिका कहा जाता है। एक चीज तो यह है। दूसरा यह है कि इस महाद्वीप में कौन से ऐसे दो देश हैं जो आपके भूआबद्ध हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भूआबद्ध का मतलब किसी भी समुद्र तट में नहीं खुलते हैं। एक तो बोलीविया है और एक है आपका पराग्वे। दो ऐसे देश हैं जो पूर्णतः भूआबद्ध हैं, किसी भी आपके महासागर में नहीं खुल रहे, ना तो प्रशांत महासागर की तरफ और ना ही अटलांटिक महासागर की तरफ। तो ये आपका दो देश ऐसे हैं। और इसके अलावा इसका एकमात्र देश ऐसा है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो आपका द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश होने के साथ साथ कैरिबियन महासागर में जितने भी आपके द्वीपीय देश हैं उनमें एकमात्र देश है जो दक्षिण अमेरिका में है। बाकी कैरिबियन महासागर के जितने भी द्वीपीय देश हैं वो सब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका इसका महत्वपूर्ण है। इसके जो आपके भौगोलिक क्षेत्र से जो क्वेश्चन बनते हैं, भौगोलिक क्षेत्र, इसके भूगोल के मैप को देखिए, कुछ इस तरीके की आपकी 3D आकृति है आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो इसमें जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें एक ही पर्वतमाला है जिसका नाम है एंडीज, जिसका नाम है एंडीज। ये आपको उभरी हुई दिख रही होगी, एंडीज ऊपर की तरफ को भी निकल जाती है ये एंडीज। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, लंबी पर्वतमाला एंडीज, जो आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस पर्वतमाला की लंबाई 7200 किलोमीटर है। अगर भारत के हिमालय को देखें तो उससे लगभग 3 गुना, क्योंकि जो हिमालय की लंबाई है वो आपके 2500 मीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी से आपके सिंध नदी के बीच जो हिमालय है, तो इसमें से जो एंडीज पर्वतमाला है, इसमें से एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, एंडीज पर्वतमाला में संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट एकांकागुआ स्थित है। यह आपका जो अर्जेंटीना है और जो आपका चिली है उसकी सीमा पर स्थित है, माउंट एकांकागुआ। ये इस महाद्वीप की और इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है और संसार का सबसे ऊंचा आपके ज्वालामुखी पर्वत भी है। और दूसरा क्वेश्चन इसी ज्वालामुखी पर्वत से आता है आपका, एक और क्वेश्चन आता है आपका माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर। ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये संसार का सबसे ऊंचा वर्तमान का सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचा संसार का।
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी इसी में है, और सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है संसार का वो भी उसी में। बाकी इस महाद्वीप में एक ही पर्वत श्रृंखला है जिसे हम एंडीज बोलते हैं। ये संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊपर त्रिनिदाद एंड टोबैगो से लेकर के नीचे चिली तक स्थित है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है इसके पठारी भागों से। अब पठार कहां कहां है, इसका एक पठार तो ये है, इसका एक पठार है ये, और एक पठार है जो उभरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा ये, और एक पठार है ये, तीन पठार हैं। इसे बोलते हैं गुयाना का पठार, गुयाना पठार। इसे बोलते हैं ब्राजील का पठार, और इसे बोलते हैं, अर्जेंटीना में है, पेंटागोनिया का पठार, पेंटागोनिया कहा जाता है। ये तीन पठार हैं, अपनी अपनी विशेषता। ये जो पेंटागोनिया का पठार है ये अपने घास के मैदानों के लिए जाना जाता है, जिन घास के मैदानों को पंपास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो बहुत ही उपजाऊ घास अल्फाफा के लिए जानी जाती है। अल्फाफा टॉनिक भी बनाया जाता है और पशुपालन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्फाफा घास से आपके पशुओं की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और गेहूं उत्पादन के लिए भी जाना जाता है पेंटागोनिया। ब्राजील का पठार ये दो अलग अलग तरह की प्रवृत्तियां रखता है। जो इधर अमेजोन बेसिन की तरफ का इसका ढलान है, इस पर आपके उगने वाली जो झाड़ियां हैं उन्हें कटिंगा कहा जाता है, कटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र है। और जो आपका दक्षिण पूर्व और पूर्वी की तरफ का पठारी ढलान है, ये आपका दुनिया की सबसे जो समृद्ध कहवा कृषि होती है, कहवा यानी कि कॉफी की कृषि होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। कॉफी की कृषि के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र की मिट्टी है टेरा रोसा मिट्टी, इस क्षेत्र की मिट्टी कहलाती है टेरा रोसा, टेरा रोसा कहलाती है। और ये कहवा के बागानों के लिए जानी जाती है, और कहवा के बागान जो इसमें उगते हैं, इन कहवा के बागानों को कहा जाता है टेरा रोसा, और कहवा के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। और कहवा जो पोर्ट जहां से निर्यात किया जाता है, इन कहवा पोर्टों को बुलाता है सांटोज। और सबसे बड़ा कहवा पतन है जिससे सबसे ज्यादा निर्यात होता है साओ पोलो, सबसे बड़ा पतन है इनका साओ पोलो बंदर का। कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है, संसार के सबसे बड़े कॉफी के बागान हैं जिनमें एक समय में 3-3, 4-4 हजार मजदूर काम करते हैं फेजेंडा में। और मिट्टी है टेरा रोसा, और कॉफी के बागान फेजेंडा, और कॉफी के बंदरगाह सांतोस। ये आपका इसका विशेषता है। जो आपका गयाना का पठार है, इसमें जो वेनेजुएला की तरफ का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में घास के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। इन घास को कहा जाता है लानोस। ये भी आपका, ये थोड़ा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ये तो शीतोष्ण है क्योंकि भूमध्य रेखा इधर से गुजरी है, तो ये उष्ण कटिबंध में आ जाते हैं लानोस। तो यहां पर घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है, यहां पर घास के मैदानों को कहा जाता है पंपास, और यहां पर जो घास के मैदानों की जगह झाड़ियां होती हैं कटीली, उन्हें कटिंगा कहा जाता है। बाकी ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ ये भी है गेहूं की कृषि के लिए। अर्जेंटीना आपके विश्व के सर्वाधिक गेहूं निर्यातक देशों में से एक है, उत्पादक में भी है, और उसके अलावा ये क्षेत्र कॉफी के लिए जाना जाता है। तो इसके पठारों की विशेषता ये है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर आप बात करोगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अगर हम बात करेंगे, यहां स्थित जो मरुस्थल है, मरुस्थल यहां एक ही है, एक ही मरुस्थल है, इसका नाम है आटाकामा। आटाकामा ये मरुस्थल प्रशांत महासागर और एंडीज पर्वतमाला के बीच का जो तटीय क्षेत्र है चिली का, इसमें स्थित है। चिली में आटाकामा मरुस्थल, जो आपका बहुत गर्म मरुस्थल है, सकरा है, थोड़ा लंबी पट्टी में पेरू की तरफ को निकल जाता है, तो इसे आटाकामा कहा जाता है। आटाकामा मरुस्थल आपको पता है चिली में यह क्षेत्र आपका तांबा खनिज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसमें पठार में रेगिस्तान में इतना ही है, पर्वत हो गया, पठार हो गया, रेगिस्तान हो गया। और इसके अलावा आपके झीलों में दो झीलें यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। एक झील है ये जो आपका वेनेजुएला में स्थित है, इस झील का नाम है माराकाइबो झील। माराकाइबो झील, ये झील
आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारा खनिज तेल है और खनिज तेल उत्पादन में इस महाद्वीप में वेनेजुएला नंबर 1 पर है और ओपेक का सदस्य भी आपका वेनेजुएला रह चुका है। तो ये जो आपका माराकाइबो झील है यहीं से ये सारा पेट्रोलियम उत्पादन करता है। एक तो ये पूछी जाती है माराकाइबो और एक पूछी जाती है आपका टीटीकाका, टीटीकाका झील। टीटीकाका झील आपका बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौ संचालन झील है। नौ संचालन मतलब जिसमें नावें चलती हैं। लगभग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित नौ संचालन झील है टीटीकाका। तो दो झीलें पूछी जाती है, माराकाइबो और टीटीकाका। उसके अलावा यहां पर जो नदियां पूछी जाती है, नदियों में एक तो आपका अमेजोन नदी है। अमेजोन नदी का बेसिन दिख रहा होगा, ये जो आपका मैदानी भाग है पूरा, ये मैदानी भाग अमेजोन बेसिन में स्थित है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां इस तक पानी ले जाती हैं। अमेजोन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं बड़ी है। लंबी में तो दूसरे में, लंबी नील नदी है, उसके बाद दूसरे में। सबसे बड़ी इसलिए है क्योंकि इसके प्रभाव क्षेत्र में बहुत सारी नदियां, 500 सहायक है अमेजोन नदी की, और वो पूरा क्षेत्र वर्षावन है, इक्वेटर के आसपास का है। यहाँ दिन में रोज बारिश होती है, तो उसका अथाह पानी इस नदी में आता है जो ये अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। अमेजोन नदी का उद्गम होता है पेरू से और ये इक्वाडोर की सीमा से होते हुए आपके ब्राजील में अपना बेसिन निर्मित करती है। इसका बेसिन दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों के लिए जाना जाता है। सबसे बड़े वर्षावन दुनिया में यहीं पर है। इन वर्षावनों को कहा जाता है सेल्वास या सिल्वा। ये वर्षावन दुनिया के सबसे बड़े उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है जो अमेजोन नदी की नमी और उसके जो अमेजोन नदी का क्षेत्र है उसकी नमी के कारण बनता है। यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, रोज दोपहर 12 बजे तक धूप पड़ती है, उससे वाष्पोत्सर्जन होता है इस क्षेत्र की नमी का और फिर वही बरस करके पानी बनकर गिरने लग जाता है। इसके कारण यहाँ पर संसार के सबसे बड़े वर्षावन पाए जाते हैं जिन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है और स्थानीय भाषा में सेल्वास कहा जाता है। और नीचे आपका एक बहुत बड़ी नदी है आपका जिसे लापलाटा नदी बोलती हैं। पराना और पराग्वे नदियां आदि इसकी सहायक हैं। इसका जो मैदान है, ये मैदान भी आपका बहुत घने जंगलों के लिए जाना जाता है। इन घने जंगलों को कहा जाता है ग्रान चाको। ग्रान चाको कहा जाता है इन घने जंगलों को। इस महाद्वीप में जो जंगल हैं, इन में मिलने वाली लकड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट है रबर। रबर बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपेन प्राप्त होता है लेटेक्स के रूप में, जिससे कॉर्क बनाया जाता है, वो रबर है। और इसके अलावा सिंकोना है जिससे आपके मलेरिया की दवा बनती है। व्यावसायिक पौधों में बता रहा हूं। और उसके अलावा एक लकड़ी यहाँ पर वालसा भी होती है। ये संसार की बहुत सबसे हल्की लकड़ी है। कठोर तो होती है, ये हल्की भी होती है, नाव बनाने के काम में आती है। अन्य भी व्यावसायिक जो आपके बहुत सारे वनस्पतियां हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं इन दोनों वर्षावन ये वनों के बेसिन में। ये तो पूरा वर्षावन है, ये आपका एक तरीके का मानसूनी वन है, लेकिन मानसूनी मिश्रित वन है और बहुत घना वन होता है ये भी, जिन्हें यहाँ पर ग्रान चाको कहा जाता है। इसके अलावा आपके नदियों के अलावा यहाँ पर एक नदी कायरो नदी भी है, जो आपका कायरो नदी भी है, एक नदी जो आपके वेनेजुएला में बहती है। इसी कायरो नदी पर बहुत सारी जगहों पर कैरो भी लिखा होगा या कायरो लिखा हो तो भी चलेगा। इस कायरो नदी पर एंजिल्स प्रपात बनता है। एंजिल्स प्रपात संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 979 मीटर ऊंचाई से गिरता है। तो ये आपका एंजिल्स कायरो नदी पर बनता है। तो आपको कायरो नदी, अमेजोन नदी, लापलाटा नदी ये ध्यान में रखनी है। ये तीनों ही इस महाद्वीप की बड़ी नदियां हैं, जिसमें अमेजोन से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि संसार की सबसे बड़ी नदी है। उद्गम क्षेत्र पूछता है, पेरू देश में है। सबसे ज्यादा बेसिन इसका ब्राजील में है। इसकी सबसे बड़ी नदी जो सहायक नदी है वो मंदिरा है और 500 इसकी सहायक नदियां हैं। जो मंदिरा है ये संसार की सबसे बड़ी सहायक नदी का रिकॉर्ड भी रखती है। तो इस तरीके से ये इसकी नदियों का है। उसके अलावा इस महाद्वीप की जो पूछे जाने वाली एक महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका इस महाद्वीप में पूछे जाने वाली इसके द्वीप। एक द्वीप तो मैंने आपको बता दिया, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है जो एकमात्र द्वीपीय देश है इस महाद्वीप का। एक द्वीप है फॉकलैंड। फॉकलैंड इसलिए याद रखने हैं
क्योंकि इन द्वीपों को लेकर के, अटलांटिक में जो द्वीप है ये फॉकलैंड, इन द्वीपों को लेकर के अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद चल रहा है। कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे ये, बाद में ब्रिटेन जब आपका छोड़ के चला गया इस क्षेत्र को, तो उस बाद तक भी इस पर दावा करता रहा। इस वजह से फॉकलैंड द्वीप को आपका विवादास्पद माना जाता है। ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में आता है, लेकिन ब्रिटेन अपना दावा करता है। एक फॉकलैंड द्वीप है, और इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है आपका टेरा डेल फिगो। टेरा डेल फिगो, यह द्वीप आपके दक्षिण में स्थित है। आधा द्वीप आपका इधर का अर्जेंटीना का है और उधर का चिली का। इस महाद्वीप में स्थित आसपास के द्वीपों में यह सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा इसकी जलसंधियों से जो क्वेश्चन बनते हैं, दो जलसंधियां होंगी। एक पनामा जलसंधि, वैसे तो पनामा उत्तर अमेरिका में चले जाती है, लेकिन फिर भी पनामा जलसंधि क्योंकि विभाजक मानी जाती है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। पनामा यहाँ कैरिबियन, अटलांटिक महासागर का जो एक हिस्सा है उसको प्रशांत महासागर से जोड़ेगी, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करेगी। और यहां पर मैगलेन जलसंधि है। मैगलेन आपका प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है और आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को नीचे से आ रहे अंटार्कटिका महाद्वीप को अलग करती है। दो भूखंडों को अलग करेगी, दो आपके जो महासागर हैं उनको जोड़ेगी। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जलधाराओं को लेकर के, और वो जलधारा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम्बोल्ट की जलधारा, जिसे बोला जाता है हम्बोल्ट की जलधारा। और इसका नाम है वैसे पेरू की जलधारा। ये प्रशांत महासागर की एक जलधारा है जो यहां से पेरू तट के सहारे इस तरीके से चलती है। ठंडी धारा है, ये इसका स्वभाव ठंडा है, परंतु ये हर चौथे वर्ष आपके 25 दिसंबर के आसपास, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका इस क्षेत्र में गर्मी पैदा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर सबसे बड़ा दिन है, सबसे ज्यादा गर्म समय है, तो 25 दिसंबर के आसपास इस क्षेत्र में आपका गर्मी पैदा हो जाती है, जिससे पेरू की जलधारा का तापमान बढ़ने से यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाता है। तो जो भारतीय मानसून चल रहा है उधर से वो कट करके थोड़ा बहुत दबाव उसका इस तरफ बनना शुरू हो जाता है। भारतीय मानसून उधर को जाने के बजाय उसकी एक शाखा इधर को आ जाती है, और इसी के कारण प्रभाव होता है अल नीनो। अल नीनो भी एक जलधारा है जो इसी की सहायक है। तो अल नीनो प्रभाव का मतलब ये हुआ कि भारतीय मानसून अपने पूरे आपके फोर्स के साथ नहीं पहुंचेगा भारत में, बल्कि उसकी एक शाखा धीमी पड़ जाएगी इस तरफ कटने की वजह से। तो अल नीनो प्रभाव के कारण भारत में सूखा पड़ता है। और दूसरा ला नीनो, अगर पेरू की जलधारा अत्यधिक ठंडी हो गई किसी वर्ष, तो उसके कारण यहाँ का दबाव भी इस ओर बढ़ने लगता है, जिससे हमारे यहाँ अतिरिक्त वर्षा होती है, भारत में मानसून अति प्रभावी हो जाता है, तो उसे ला नीनो कहा जाता है। अल नीनो और ला नीनो प्रभाव को आपका ये पेरू की जलधारा, जिसे हम्बोल्ट ने खोजा था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा भी बुलाया जाता है, इसके कारण प्रभावित होती है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पूछे जाने वाले प्रमुख क्वेश्चन है। और एक बार आपका ये भी पूछा गया था कि चिड़ियों का महाद्वीप या पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के जो अमेजोन बेसिन है, ये आपका दुनिया के सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र है। पेड़ है, पेड़ों में बहुत तरह के आपके कीड़े मकोड़े रहते हैं, उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले सांप पक्षी भी रहते हैं, इसीलिए इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप और ब्राजील देश को सांपों का देश कहा जाता है। ये आपका ध्यान में रखने वाली बात है। और इसके अलावा आपके जो इस महाद्वीप का अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, तो ये महाद्वीप आपका अक्षांशीय रूप से अधिकतर हिस्सा इसका दक्षिणी गोलार्ध में है, और थोड़ा बहुत इसका उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ये पश्चिमी देशांतर में स्थित है, यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम से बाद आता है ये। तो यहाँ का जो आपका समय होगा वो भारत के समय से लगभग अपोजिट होगा। जो आपका यहाँ दिन है तो वहां रात होगी, क्योंकि ये पश्चिमी देशांतर में रहेगा। तो ये इस महाद्वीप से बनने वाले प्रमुख आपके प्रश्न हैं, जो यहाँ की भौगोलिक सीमा, भौगोलिक चीजों को लेकर के बनते हैं। भूगोल में आपको याद रखना है, यहाँ एक ही पर्वतमाला है एंडीज, और उसके आपको मैंने ऊंचे जो पर्वत है वो बता दिए हैं। उसके अलावा पठार 3 है, यहाँ पर आपका गोयाना का पठार, ब्राजील का पठार और पेंटागोनिया, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं कृषि क्षेत्र की दृष्टि से भी, और घास के मैदानों वो बता दिया है। नदियों में नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन अमेजोन नदी, लापलाटा नदी और आप ओरेनिको जो यहाँ की ओर गिरती है, और कायरो नदी ध्यान में रखेंगे। झीलों में 2 ही झीलें याद रखनी है, एक माराकाइबो झील और एक टिटिकाका झील। मरुस्थल एक ही है, आटाकामा मरुस्थल, और द्वीप इसमें 3 आपको याद रखने हैं। टेरा डेल फिगो, क्योंकि ये आपके इस महाद्वीप की पूंछ की तरह इसके साथ जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा द्वीप है इस महाद्वीप का। और इधर आपका फॉकलैंड द्वीप, उधर त्रिनिदाद एंड
टोबैगो, जल संधियां मैगलेन नीचे, ऊपर आपको पनामा जल संधि याद रखनी है, और जल धारा में आपको हम्बोल्ट की धारा याद रखनी है, क्योंकि ये इंडिया को बहुत प्रभावित करती है और भारत एक मानसूनी जलवायु का देश है, तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि जो आपका ब्राजील, ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको आपके जो जातियां रहती हैं, मिश्रित प्रजाति को मैजिस्ट्रो बोलते हैं, मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं, और इस महाद्वीप में अधिकतर भाषाई लोग या तो स्पेनी है या पुर्तगाली, और स्पेनी और पुर्तगाली दोनों ही बिलोंग करती हैं रोम की प्राचीन भाषा लैटिन से, इस वजह से इसे लातिन अमेरिका कहा जाता है। तो इस महाद्वीप से मोस्टली इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आप किसी भी परीक्षा में, प्रश्न पत्र में, या पुराने आपके जो पेपर हैं उनमें देख लीजिएगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इस महाद्वीप से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा।